नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय गुजरात रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मैराथन कला एवं खींवसर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ इस विद्यालय परिवार के अपने YouTube चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर। आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़कर इस विद्यालय से संबंधित कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इस लॉकडाउन की स्थिति में इस चैनल पर कक्षा 12 की फिजिक्स का अध्ययन भी कर रहे हैं। तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की आपको तुरंत अपडेट प्राप्त हो सके। तो आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स, जिसके हमने 5 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमें छठा पाठ शुरू करना है। तो छठे पाठ का नाम है, लेसन नंबर 6 का नाम है विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। जो छठा पाठ है विद्युत परिपथ है, आज हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। तो लिखिएगा पहली हेडिंग, जिसका नाम है बंद परिपथ। बंद परिपथ। देखिए, कोई भी विद्युत परिपथ होता है उसके अंदर क्या जुड़ी होती है। सबसे पहले बात ही करते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो सिंपल एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक बैटरी जुड़ी हुई हो, एक कुंजी जुड़ी हुई हो और साथ ही साथ कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती हो। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। प्रतिरोध है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, कुंजी है, बैटरी है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ कहलाएगा। विद्युत परिपथ दो प्रकार का होता है, एक होता है बंद परिपथ और एक होता है खुला परिपथ। एक विद्युत परिपथ बंद परिपथ होता है और एक होता है खुला परिपथ। तो देखिए, बंद परिपथ और खुला परिपथ क्या है। यदि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में, उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, करंट फ्लो हो रहा हो, तो वो जो परिपथ है वो कहलाता है बंद परिपथ। और यदि उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो वो कहलाता है खुला परिपथ। जैसे कि यदि यहाँ पर ये स्विच है, इस स्विच को मैं ऑफ कर दूं, ये जो कोई के कुंजी है इसको यदि मैं ऑफ कर देता हूं तो इस बैटरी में से कोई धारा नहीं बहेगी। सिंपल सी बात है, स्विच को ऑफ कर दूंगा तो लाइट फ्लो नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यदि धारा प्रवाहित जिस विद्युत परिपथ में से नहीं होती है वह विद्युत परिपथ क्या कहलाता है? खुला परिपथ है कहलाता है। और यदि इस स्विच के को ऑफ की जगह है मैं ऑन कर देता हूं, ऑन कर दिया तो ये जो परिपथ है ये परिपथ क्या कहलाएगा? अब इस स्विच को ऑन करते ही मैं इस सर्किट में, इस विद्युत परिपथ में क्या बहना शुरू हो जाएगी? विद्युत धारा बहना शुरू हो जाएगी। तो उस स्थिति में ये जो परिपथ होगा ये क्या कहलाएगा? बंद परिपथ कहलाएगा। तो डेफिनेशन लिखनी है खुले परिपथ की और बंद परिपथ की। तो बंद परिपथ की परिभाषा लिखिएगा, ऐसा विद्युत परिपथ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बंद परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बंद परिपथ कहलाता है। अगली हेडिंग लिखिएगा खुला परिपथ। खुला परिपथ। तो लिखिएगा एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, खुला परिपथ कहलाता है। जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, खुला परिपथ कहलाता है। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, खुला परिपथ कहलाता है। लिखिएगा अगली हेडिंग, एक छोटी सी टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, संधि, जो हमारे आगे पढ़ने पर काम आएगी कि संधि क्या होती है। तो लिखिएगा जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, वह बिंदु
वह बिंदु संधि कहलाता है, वह बिंदु संधि कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक बिंदु है, इससे एक तार इधर जा रहा है, एक तार ये जा रहा है और एक तार ये जा रहा है। तो जिस बिंदु पर ये तीनों तार आकर के मिलते हैं, ये बिंदु इनका क्या कहलाता है? संधि बिंदु कहलाता है। और जिस बिंदु पर तीन या तीन से अधिक कितने भी तार हो सकते हैं, एक तार इधर जा रहा है, एक तार इधर जा रहा है, एक तार इधर जा रहा है, तो ये बिंदु हमेशा क्या कहलाएगा? संधि बिंदु कहलाएगा। तो जिस बिंदु पर तीन या तीन से ज्यादा तार आकर के मिलते हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है? संधि बिंदु कहलाता है। अगली डेफिनेशन लिखिएगा, लूप। आगे में लिखिएगा लूप। विभिन्न शाखाओं से मिलकर बना, विभिन्न शाखाओं से मिलकर बना बंद परिपथ, विभिन्न शाखाओं से मिलकर बना बंद परिपथ लूप कहलाता है। विभिन्न शाखाओं से मिलकर बना बंद परिपथ लूप कहलाता है। विभिन्न शाखाओं से मिलकर बना बंद परिपथ लूप कहलाता है। मतलब एक से दो या दो से अधिक शाखाएं होंगी और यदि वो तार मिलकर के बंद हो जाएं ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा? इसका लूप कहलाएगा। बिल्कुल बंद हो गया चारों तरफ से, इधर से भी कोई पॉइंट खाली नहीं है। तो यदि सभी तारों को मिला करके एक बंद सर्किट बना दिया जाए बिल्कुल, तो उसे क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। ठीक है, ये दो छोटी छोटी डेफिनेशन जो हमारे आगे काम आएंगी, संधि नाम आएगा, लूप नाम आएगा, ताकि तब हम कंफ्यूज ना हो कि संधि क्या होती है और लूप क्या होता है। बाकी परिभाषा कहीं नहीं पूछेंगे कि संधि किसे कहते हैं, लूप किसे कहते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे, कुछ नियम पढ़ेंगे, उसमें नाम आएगा कि संधि बिंदु पर, तो हमें पता होना चाहिए कि संधि है क्या। आगे पढ़ेंगे किसी बंद लूप में हमें पता चाहिए लूप क्या है, तो उसके लिए हमने डेफिनेशन लिखी है। बाकी हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। लिखेगा इस चैप्टर की पहले इंपॉर्टेंट हेडिंग है किरचॉफ के नियम। जहां से ये पाठ हकीकत में असली में पाठ शुरू होता है, शुरू में जो हमें तक हमने पढ़ा वो बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हमारे कहीं परिभाषाओं के बीच में काम में आ सकती है। पहली इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखिएगा किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के निम्नलिखित दो नियम हैं। किरचॉफ के निम्नलिखित दो नियम हैं। नंबर एक, नाम पहले नियम को लिखिएगा, जिसे कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसका दूसरा नाम है किरचॉफ का धारा नियम। इसका एक और नाम है किरचॉफ का संधि नियम, और इसका एक और नाम है KCL। चारों ही नामों से बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, तो हमें चारों नाम याद रखना चाहिए। किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा नियम, संधि नियम और KCL। K फॉर किरचॉफ, C फॉर करंट धारा और L फॉर लॉ नियम। तो धारा नियम, KCL, संधि नियम या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम, चारों एक ही बातें हैं। तो लिखेगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार संधि बिंदुओं पर, इस नियम के अनुसार संधि बिंदुओं पर धाराओं का, संधि बिंदुओं पर धाराओं का बीजगणितीय योग, संधि बिंदुओं पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि बिंदुओं पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह है किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा नियम, संधि नियम, कि किसी भी संधि बिंदु पर धारा का जो बीजगणितीय योग है, बीजगणितीय योग का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी धारा है आने वाली और जाने वाली, उन सब का यदि मैं टोटल करूंगा तो वो मान हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। अर्थात KCL के अनुसार सिग्मा I इज इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब योग होता है, I का मतलब धारा। तो किसी भी संधि बिंदु पर धारा का जो बीजगणितीय योग है वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इसको हम समझते हैं, उदाहरण के लिए समझते हैं इसको, ये KCL क्या कहता है। ये मेरे पास एक संधि बिंदु है पॉइंट A, इस पर एक ये तार है, एक ये तार है, एक ये तार है, एक ये तार है, एक ये तार है और एक
ये तार। इस प्रकार से ये अलग अलग तार है। इस तार से धारा I1 संधि बिंदु की ओर आ रही है, I2 यहां से बाहर जा रही है, I3 इधर आ रही है, I4 भी माना आ रही है, I5 भी माना आ रही है और I6 यहां से धारा जा रही है। मैंने मान लिया एक संधि बिंदु है A और इस संधि बिंदु पर आने वाले धाराएं I1, I3, I4 और I5 है और इस संधि बिंदु से जाने वाली धाराएं I2 और I6 हैं। तो यदि मैं संधि बिंदु A के लिए KCL अप्लाई करता हूं तो KCL कहता है कि बिंदु A पर आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो कितना होगा, 0 होगा। आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होगा, सिग्मा A = 0, सिग्मा A = 0। तो ये उदाहरण लिखिएगा, ये डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा और इसके नीचे लिखिएगा सिग्मा A = 0। ये है KCL, किरचॉफ का करंट लॉ, कि इसके अनुसार किसी भी संधि बिंदु पर कुल धाराएं जितनी भी आ रही है या जा रही है सबको यदि मैं एक साथ जोड़ूंगा तो वो धारा का योग जो होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लिखिएगा आगे, नई लाइन में लिखिएगा, संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं को, संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं को धनात्मक, संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं को धनात्मक एवं संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं को संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिखा जाता है। आने वाली धाराओं को धनात्मक और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिखा जाता है। तो यदि इसके लिए मैं इस नियम को अप्लाई करूं तो आने वाली जो धाराएं हैं उनको प्लस के साथ में और जाने वाली धाराओं को माइनस के साथ में लिखेंगे। तो I1 जो है वो धारा आ रही है, इसलिए जो किसके साथ लिखेंगे, प्लस के चिन्ह के साथ। I2 जो है वो संधि बिंदु से जा रही है तो इसके साथ क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस का I2। I3, I4 और I5 तीनों धाराएं संधि बिंदु A पर आ रही हैं, इसलिए इन तीनों को किसके साथ लिखेंगे, प्लस के साथ में लिखेंगे, I3 प्लस I4 प्लस I5। और जो I6 है वो भी इस संधि बिंदु से दूर जा रही है और दूर जाने वाली धाराओं को किसके साथ लिखा जाता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इस प्रकार से इनका बीजगणितीय योग है वो क्या हो गया, 0 हो गया। आने वाली धाराओं को प्लस के साथ, जाने वाली धाराओं को माइनस के साथ। तो I1, I3, I4, I5 ये सब धाराएं संधि बिंदु A पर आ रही थी इसलिए इनको प्लस के साथ लिखा, और I2 और I6 जो है वो संधि बिंदु A से दूर की ओर जा रही थी इसलिए इनको माइनस के साथ लिखा। तो ये मैं इनका पक्षांतरण कर देता हूं, तो कुछ लाइनें ऐसी आ जाएगी कि I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I6। आने वाली धाराएं एक साइड, जाने वाली धाराएं दूसरी साइड। ये हो गया आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सिग्मा I इन, इनका मतलब अंदर आने वाली, और ये जो I2 और I6 है ये है बाहर जाने वाली, तो ये हो गया सिग्मा I आउट। तो यहां से KCL का दूसरा अर्थ ऐसा भी निकलता है, इसको दूसरी कई ऐसे भी आपको पढ़ने को मिल सकता है कि किसी संधि बिंदु पर आने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाले धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ऐसा भी हमें KCL का कथन देखने को मिल सकता है। दोनों बातें एक ही हैं, चाहे तो संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है या फिर संधि बिंदु पर आने वाले धाराओं का योग जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यह है हमारा KCL, ये है हमारा KCL। आगे लिखिएगा, KCL या किरचॉफ का प्रथम नियम खुले एवं बंद दोनों परिपथों पर लागू होता है। खुले एवं बंद दोनों परिपथों पर लागू होता है, चाहे सर्किट बंद हो चाहे सर्किट चालू हो, दोनों पर ही हम KCL अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात देखिएगा, KCL या किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। लिखेगा अगली हेडिंग, किरचॉफ का द्वितीय नियम। लिखेगा अगली हेडिंग, नाम है किरचॉफ का द्वितीय नियम। नाम है किरचॉफ का द्वितीय नियम। दूसरा है
किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर इसको लूप नियम भी कहते हैं, या फिर इसको वोल्ट का नियम भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट में कहते हैं KVL। चारों नाम एक ही है, द्वितीय नियम बोलो, लूप नियम बोलो, वोल्ट का नियम बोलो, या फिर KVL, सारी बातें एक समान है। तो लिखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर, बंद परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर विभव पतन का मान, बंद परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर विभव पतन का मान उस परिपथ में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के, सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार फिर सुनिएगा कि किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर, बंद परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर विभव पतनों का बीजगणितीय योग, उसमें जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए कहना क्या चाहता है कि प्रतिरोधों के सिरों पर जो वोल्टेज आएगा, जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उन सब के सिरों पर जितना वोल्टेज आएगा उन सबको जोड़ ले, और उस सर्किट में जितनी भी बैटरी जुड़ी हुई है उन सब का विद्युत वाहक बल जोड़ ले, वो ये कहता है कि दोनों मान के आएंगे, बराबर आएंगे। अर्थात ये कहना चाहता है कि प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, और हम जानते हैं प्रतिरोध के सिरों पर, एक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान कितना होता है, I × R होता है। यदि ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध हो तो उन सभी पर विभवांतर का मान, उनका योग सिग्मा IR ये बराबर होगा जितने भी विद्युत वाहक बल है, सेल जुड़े हुए उन सब के विद्युत वाहक बलों के योग के। तो ये होगा इसका गणितीय रूप सिग्मा IR = सिग्मा E है विद्युत वाहक बल, सिग्मा मतलब जोड़ दिया, तो एक से सेल जुड़े हुए हैं तो जितने भी विद्युत सेल हैं उन सब का विद्युत वाहक बल जोड़ देंगे, और वो जोड़ जो आएगा जितने भी प्रतिरोध उस परिपथ में जुड़े हैं उन सब पर वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे, वो उसके योग के बराबर आएगा। तो लिखिएगा अर्थात सिग्मा IR = सिग्मा E, सिग्मा IR = सिग्मा E। आगे लिखिएगा यह नियम केवल बंद परिपथ पर लागू होता है। यह नियम केवल बंद परिपथ में लागू होता है, मतलब हम KVL तभी लगाएंगे जब परिपथ कैसा होगा, बंद होगा। परिपथ यदि खुला है तो हम KVL अप्लाई नहीं कर सकते, किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू उस पर एप्लीकेशन उसको कर ही नहीं सकते। और आगे लिखेगा यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो जो KVL है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, जबकि KCL है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। KCL खुले और बंद दोनों परिपथ पर लागू होता है, जबकि KVL केवल और केवल बंद परिपथ पर लागू होता है। KVL का भी हम एग्जांपल देखेंगे, उसके पहले लिखिएगा KVL के लिए चिन्ह परिपाटी। उसके पहले लिखिएगा KVL के लिए चिन्ह परिपाटी। KVL के लिए चिन्ह परिपाटी। KVL के लिए चिन्ह परिपाटी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हमें KVL सीखना है तो हमें चिन्ह परिपाटी को सीखना ही पड़ेगा। लिखिएगा नंबर 1, यदि
धारा की दिशा में आगे बढ़ते हैं, यदि धारा की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो धारा की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो प्रतिरोध पर विभव पतन का मान, प्रतिरोध पर विभव पतन का मान धनात्मक लिखा जाता है, प्रतिरोध पर विभव पतन का मान धनात्मक लिखा जाता है। एवं यदि धारा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं, एवं यदि धारा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं, धारा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं तो प्रतिरोध पर विभव पतन का मान, तो प्रतिरोध पर विभव पतन का मान ऋणात्मक लिखा जाता है। यदि करंट की डायरेक्शन में ही हम बढ़े तो जो प्रतिरोध आएगा तो उस पर वोल्टेज का मान धनात्मक, और यदि धारा की विपरीत दिशा में वोल्टेज लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, नेगेटिव लिखा जाता है। नंबर 2, यदि सेल के ऋणात्मक टर्मिनल पर पहले प्रवेश किया जाता है, यदि सेल के ऋणात्मक टर्मिनल पर पहले प्रवेश किया जाता है तो सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक लिखा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक लिखा जाता है। एवं यदि सेल के धनात्मक टर्मिनल पर पहले प्रवेश किया जाता है, सेल के धनात्मक टर्मिनल पर पहले प्रवेश किया जाता है तो सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिखा जाता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिखा जाता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिखा जाता है। सब दो हम समझ में आएगा, प्रैक्टिकली इसको उदाहरण के तौर पर देखेंगे तब हमें अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। तो लिखिएगा उदाहरण, केवीएल का उदाहरण है, बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अच्छा उदाहरण आता है इसका। उदाहरण देखिए केवीएल। ये मेरे पास एक बंद परिपथ है, ये बैटरी जुड़ी हुई है, ये इसमें प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये एक अन्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और ये एक अन्य बैटरी यहाँ पर जुड़ी हुई है। यहाँ पर मैं प्रतिरोध ही मान लेता हूँ, बैटरी को यहाँ लेके जोड़ देंगे। ये बैटरी और यहाँ पर ये एक अन्य बैटरी मैंने जोड़ दी। ये बैटरी का विद्युत वाहक बल E1, ये प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3, प्रतिरोध R4, R5, ये E2 और ये E3। ठीक है, और अब हमें कहा है कि ये लूप है A B C D E F। अब हमें इसके लिए KVL लगाना है। कैसा भी सर्किट आ सकता है उसमें हमें जो नियमचित परिपाटी है वो याद होने चाहिए, उसके बाद हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो जब भी ऐसा हमें सर्किट दिया जाए, या तो हमें विद्युत सर्किट के अंदर विद्युत धारा दिशा दे दी जाएगी, यदि नहीं दी जाती है तो विद्युत धारा की दिशा मान ली जाती है। तो मैंने मान लिया ये है, इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है I1। इस बैटरी को हटा देते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहां से धारा प्रवाहित होती है I2, हो गई। अब बात करता हूं मैं लूप, अब मैं बात करते हैं यदि यहां धारा इधर आएगी तो यहां से धारा हो जाएगी I1 प्लस I2। बिल्कुल, यहां से धारा I1 आएगी, इधर जाएगी, यहां से धारा I2 आएगी, ये इधर जाएगी, यहां से जाएगी I1 प्लस I2, इधर वापस I1 चली जाएगी और इधर वापस I2 आ जाएगी। ठीक है, धारा बिल्कुल मैंने मान ली, पहले सर में ए भी धारा I1, दूसरे में धारा I2। अब मैं बात करता हूं लूप, जितने भी बंद परिपथ सबके लिए लगा सकता हूं। बंद परिपथ पहला देखिए A B C F, A बिल्कुल बंद परिपथ है, A B C F A। यहां से शुरू किया A B C F A, बंद हो गया। तो बंद है तो हम इस पर KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो लूप A B C F के A के लिए देखिए,
हमें क्या करना है, केवीएल लगाना है। तो जितने भी प्रतिरोध है उन सब पर विभवांतर निकालना है और जितने भी विद्युत वाहकबल है उन सब पर विभवांतर निकालना है और उन सब का बीजगणितीय योग आपस में बराबर कर देना है। तो देखिएगा, यदि मैं ए से चलना शुरू होता हूं और पहले ए से बी की तरफ गया, क्योंकि नाम क्या दिया है ए बी, ए से बी की तरफ गया तो बैटरी के किस टर्मिनल पर आया, पॉजिटिव टर्मिनल पर आया। और हमने क्या लिखा था, यदि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल पर पहले प्रवेश किया जाता है तो बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो ऋणात्मक लिखा जाता है। तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल पर आया तो विद्युत वाहक बल किसका आएगा, माइनस का E1। क्या आएगा, माइनस का E1। उसके बाद में बैटरी पर वो विद्युत वाहक बल लिख दिया, आगे बढ़े तो क्या आया, प्रतिरोध। और प्रतिरोध पर विभवांतर का नियम याद करो, धारा की दिशा में प्रतिरोध पर विभवांतर धनात्मक लिखा जाता है और उसके विपरीत दिशा में विभवांतर कैसे निकलता है, ऋणात्मक लिखा जाता है। तो यहाँ धारा I1 इधर है, धारा I1 इधर है, मैं जा इधर रहा हूँ, धारा इधर है, तो धारा के विपरीत दिशा में है तो इस पर जो विभवांतर होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होता है I into R और इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I1 जा रही है, प्रतिरोध कितना है, R1। तो ये हो गया माइनस का I1 R1, माइनस का I1 R1। आगे बढ़ा, धारा क्या आ गया, आगे प्रतिरोध R2 आ गया, वापस से धारा के विपरीत दिशा में गति कर रहा हूं, धारा के विपरीत दिशा में गति कर रहा हूं तो माइनस का I2 R2, सॉरी धारा अभी भी कितनी बह रही है, इसमें से I1 बह रही है तो माइनस का I1 R1। वापस इधर आया, इस बार धारा के विपरीत दिशा में फिर हूं, इस बार धारा I1 प्लस I2 है और ये क्या है, R3 है। तो ये हो गया माइनस धारा I1 प्लस I2 इंटू R3। आगे बढ़ा, बीच में वापस ए तक पहुंचा तो कुछ नहीं मिला, तो इन सब का बीजगणितीय योग कितना हो गया, 0 हो गया। बराबर कर दो या फिर बीजगणितीय योग 0 कर दो। तो ये आ गया हमारे पास में इस तरह लूप ए बी सी एफ ए के लिए कुल केवीएल हमने लगाना सीख लिया। इसी प्रकार से हम इस लूप के लिए लगा सकते हैं, इस लूप के लिए भी हम केवीएल लगा सकते हैं और इस पूरे लूप के लिए भी हम केवीएल लगा सकते हैं। आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा केवीएल लगाने की, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस यही याद रखना है, जिस जो हमने लूप को नाम दिया है, याद रखने का तरीका देखो कैसे अप्लाई करेंगे। जो हमने लूप को नाम दिया है उसके प्रारंभिक बिंदु से शुरू कीजिए और आगे रास्ते में जो कोई भी आए, चाहे बैटरी आए चाहे प्रतिरोध आए, उस पर वोल्टेज का मान हमें लिख देना है। यदि बैटरी आती है तो उस पर वोल्टेज उसका जो विद्युत वाहक बल है वही होगा, और यदि प्रतिरोध आता है तो उस पर वोल्टेज का मान होगा I into R। उसमें धारा देखनी है और उस पर प्रतिरोध का मान देखना है। और चिन्ह परिपाटी जरूर याद रखना, यदि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहले प्रवेश किया है तो विद्युत वाहक बल नेगेटिव आएगा, यदि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर पहले प्रवेश किया है तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव आएगा। धारा की दिशा में बढ़े हैं तो जो प्रतिरोध है उस पर विभवांतर पॉजिटिव का लिखा जाएगा, और धारा की विपरीत दिशा में आगे बढ़े हैं तो जो विद्युत वाहक प्रतिरोध पर जो विभवांतर आएगा वो कैसा आएगा, धारा की विपरीत दिशा में बढ़े तो नेगेटिव आएगा। चिन्ह परिपाटी याद रखना और विद्युत वाहक बल और लिखते जाना, प्रतिरोध की सिरों पर विभवांतर लिखते जाना और लास्ट में सबका योग कितना कर देना, 0 कर देना। वही हमारा क्या हो जाएगा, केवीएल लगाना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस इस प्रकार के लूप अपनी इच्छा से अपनी बुक से देख करके लूप बनाओगे और उसके लिए केवीएल लगाओगे तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लिखेगा अगली हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु लिखिएगा, 4 प्रतिरोधों से बनी ऐसी चतुर्भुजीय व्यवस्था, इसकी परिभाषा लिखिएगा, 4 प्रतिरोधों से बनी ऐसी चतुर्भुजीय व्यवस्था, 4 प्रतिरोधों से बनी ऐसी चतुर्भुजीय व्यवस्था जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान, जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सके व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है।
तो क्या है कि 4 प्रतिरोधों से बनी ऐसी चतुर्भुजीय व्यवस्था जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। ये थी इसकी परिभाषा। अब लिखिएगा बनावट। व्हीटस्टोन सेतु की बनावट। देखिएगा बनावट में क्या होता है, 4 प्रतिरोध होते हैं और एक चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ये मेरा बिंदु ए है, ये मेरा बिंदु बी है, ये जो है व्यवस्था व्हीटस्टोन सेतु इस प्रकार होता है। ये बिंदु ए बी सी डी, ये प्रतिरोध पी, इस प्रतिरोध को नाम दिया जाता है क्यू, इस प्रतिरोध को नाम दिया जाता है आर और इस प्रतिरोध को नाम दिया जाता है एस। ये बैटरी है, विद्युत वाहक बल इसका ई है, ये कुंजी K2 है और ये कुंजी K1 है, ये G है धारा नियंत्रक, सॉरी धारा मापी, जो धारा को मापने का काम करता है, धारा के विक्षेप की दिशा को बताता है, वो क्या कहलाता है? धारा मापी कहलाता है। तो इस प्रकार ये की जो व्यवस्था है ये क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं P, Q, R, S, जो एक चतुर्भुज के रूप में जुड़े हुए होते हैं। इसकी भुजा A और C के मध्य एक बैटरी और एक कुंजी जोड़ जाती है और इसके भुजा बिंदु B और D के मध्य एक धारा मापी और एक कुंजी K2 जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो लिखिएगा चित्रानुसार व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध P, Q, R, S, P, Q, R, S एक चतुर्भुजीय व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। एक चतुर्भुजीय व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इसके बिंदु A व C के मध्य, बिंदु A व C के मध्य एक बैटरी तथा कुंजी जुड़ी होती है, बैटरी तथा कुंजी जुड़ी होती है, जबकि बिंदु B व D के मध्य, जबकि बिंदु B व D के मध्य एक धारा मापी एवं एक अन्य कुंजी, धारा मापी एवं एक अन्य कुंजी जुड़ी होती है, धारा मापी एवं एक अन्य कुंजी जुड़ी होती है। यह है इसकी बनावट। लिखिएगा कार्य विधि किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है। देखिएगा कार्य विधि लिखने से पहले एक बार इसको समझते हैं। जब मैं इस कुंजी K1 को ऑन कर देता हूं और K2 को ऑन कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, इधर समझने का काम है, लिखने का बाद में होगा। पहले मैंने कुंजी K1 को ऑन किया, तो कुंजी K1 को ऑन करते ही इस बैटरी से धारा प्रवाहित होती है I, धारा प्रवाहित होती है I, और ये धारा प्रवाहित होते होते जब बिंदु A पर पहुंचती है तो इसको बिंदु A पर जाने के 2 रास्ते मिलते हैं। तो मैंने मान लिया भुजा AB में धारा प्रवाहित हुई I1 और भुजा AD में धारा प्रवाहित हुई I2। धारा I के 2 भाग हो गए, I1 और I2। उसके बाद में ये I1 धारा बिंदु B पर पहुंचेगी और ये धारा I2 बिंदु D पर पहुंचेगी। उसके बाद में यहाँ पर धारा I1 को 2 रास्ते दिखेंगे, इधर से तो I है, या तो C की ओर जाएगी या फिर वो D की ओर जाएगी। अब देखिएगा, मान लिया कुछ धारा इधर आती है, I1 मैंने मान लिया ये धारा इधर IGI, तो B से D की ओर धारा I कौन सी? IGI। तो B से C की ओर I जाएगी I माइनस IG, यहाँ पर ये I2 पहुंचेगी, इधर से धारा IGI की वापस इस बिंदु पर मिलेंगी, तो ये धारा बन जाएगी I2 प्लस IG, यहाँ से वापस ये धारा जाएगी और यहाँ पर ये धारा I बन जाएगी।
अब देखिएगा मैंने यहाँ क्या माना है, धारा मानी है मैंने B से D की ओर, लेकिन ये हमेशा B से D की ओर नहीं बहती है। ये निर्भर करता है कि बिंदु B पर विभव कितना है और बिंदु D पर विभव कितना है। यदि मैं मान लूं कि कुंजी K1 को ऑन किया, परिपथ में धारा बही, बिंदु B पर धारा बिंदु B पर भी पहुंची और बिंदु D पर भी पहुंची, अब धारा B से D की ओर जाएगी या फिर D से B की ओर जाएगी, वो निर्भर करता है इनके विभवांतर पर। यदि बिंदु B पर विभव ज्यादा है और बिंदु D पर विभव कम है, यहाँ वोल्टेज ज्यादा है यहाँ वोल्टेज कम है, तो धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। इस स्थिति में धारा B से D की ओर बहेगी। और यदि बिंदु D पर विभव ज्यादा है और B पर विभव कम है, तो इस बार ये जो धारा IG इधर आई है, ये इधर ना आकर के D से B की ओर जाएगी, D से B की ओर जाएगी। किसी भी केस में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि ये धारा, ये केस है VB ज्यादा है और VD कम है, तो इस स्थिति में धारा B से D की ओर प्रवाहित होती है। तो लिखिएगा, कार्य विधि लिखिएगा, कुंजी K1 को ऑन करने पर, कुंजी K1 को ऑन करने पर परिपथ में चित्रानुसार धारा, परिपथ में चित्रानुसार धारा प्रवाहित होती है, चित्रानुसार धारा प्रवाहित होती है। चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण BD पर धारा की दिशा के लिए, धारा की दिशा के लिए निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं। BD पर धारा की दिशा के लिए निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं। स्थिति नंबर 1 लिखिएगा, VB ग्रेटर देन VD, VB ग्रेटर देन VB, मतलब B पर विभव ज्यादा है, D पर विभव कम है। तो लिखिएगा इस स्थिति में, इस स्थिति में धारा बिंदु B से D की ओर, धारा बिंदु B से D की ओर प्रवाहित होती है, धारा बिंदु B से D की ओर प्रवाहित होती है। नंबर 2, VD ग्रेटर देन VB, नंबर 2, VD ग्रेटर देन VB। लिखिएगा इस स्थिति में, इस स्थिति में धारा, इस स्थिति में धारा बिंदु D से, बिंदु D से बिंदु B की ओर प्रवाहित होती है, धारा बिंदु D से बिंदु B की ओर प्रवाहित होती है। नंबर 3, VB बराबर हो जाए VD के, इस बिंदु पर जितना विभव है उतना ही बिंदु D पर विभव हो जाए, तो दोनों विभव बराबर होंगे और धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, तो ना तो ये उच्च है ना ये उच्च है, मतलब दोनों का विभव बराबर है। तो इस बार इस स्थिति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो लिखिएगा इस स्थिति में, इस स्थिति में शाखा BD में, इस स्थिति में शाखा BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, शाखा BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस स्थिति में, इस स्थिति में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है, इस स्थिति में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है, कोई विक्षेप नहीं आता है। इसे शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं, इसे शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। तो जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर की सुई, धारामापी की सुई बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। गैल्वेनोमीटर की सुई तभी हिलती है जब उसमें से धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि दोनों का विभव बराबर है, इस कारण इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसे कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति, कोई विक्षेप ही नहीं आया है, तो इसे कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। तो अब हम इसका गणितीय फॉर्मूला स्थापित करेंगे। तीसरे केस से ही आता है इसका गणितीय फॉर्मूला। तो लिखिएगा शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में बिंदु B पर जो विभव है वो बिंदु D पर विभव के बराबर होता है। तो VB इज इक्वल टू किसके बराबर है? VD के। VB इज इक्वल टू VD। अब मैंने क्या किया, VB इसको मैंने ऐसा लिख दिया, V माइनस VB, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस VB इज इक्वल टू माइनस VD। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दो समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा भाग करने पर समीकरण के ऊपर भाग नहीं पड़ता है, तो ये माइनस का VB इज इक्वल टू माइनस का VD। मैंने दोनों पक्षों में VA जोड़ दिया,
तो VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA माइनस VB A और B के मध्य है विभवांतर, और विभवांतर का फॉर्मूला होता है I इंटू R, और A और B में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 है, तो I1 इंटू P इज इक्वल टू VA माइनस VD इस भुजा में विभवांतर I2 इंटू R समेत, और यहां से मैंने निकाल लिया I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R अपॉन P, समीकरण नंबर 1। VA माइनस VB इस भुजा का विभवांतर I इंटू R, VA माइनस VD इस भुजा का विभवांतर है I2 इंटू R। ये हो गया हमारे पास में इसका विभवांतर। पुनः एक बार फिर से मैंने संतुलन शून्य विक्षेप की स्थिति में लिखा VB इज इक्वल टू VD, फिर से लिख दिया बिंदु B और D का विभवांतर बराबर है संतुलन की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में। इस बार मैंने इन दोनों में से VC को माइनस कर दिया, तो VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। तो अब क्या किया मैंने इसमें से VB माइनस VC, B और C के मध्य विभवांतर, B और C के मध्य विभवांतर मतलब है I इंटू R, और I कितना है I1 माइनस IG इंटू R, प्रतिरोध कितना है Q, तो ये हो गया I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल टू VD माइनस VC। VD माइनस VC इस भुजा का विभवांतर I इंटू R, और I कितना है I2 प्लस IG, I2 प्लस IG इंटू R, R प्रतिरोध, और इस भाग का प्रतिरोध कितना है S। ये हो गया, यहां तक का नोट कीजिएगा, फिर हम आगे की ओर लिखते हैं। अब देखिएगा संतुलन की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में एक बात होती है शून्य विक्षेप की स्थिति में, जो हमें अभी सीखी थी कि शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है। शून्य विक्षेप की स्थिति में देखिएगा, मैं कहता हूं IG जो है वो 0 होती है। IG क्या है, गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा, और चूंकि दोनों का विभव बराबर है, B का विभव और D का विभव बराबर है, तो इस BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसका मतलब IG का मान कितना हो गया 0 हो गया। इसलिए यहां पर मैं IG का मान 0 लिखूंगा तो क्या बनेगा, इसलिए I1 माइनस IG का मान 0, तो ये हो गया I1 इंटू Q इज इक्वल टू I2 प्लस 0, IG का मान 0 तो I2 प्लस 0 मतलब I2, तो ये हो गया I2 इंटू S। तो यहां से वापस मैंने मान निकाल लिया I1 अपॉन I2, और I1 अपॉन I2 आएगा S अपॉन Q, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में भी I1 अपॉन I2 और समीकरण 2 में भी I1 अपॉन I2, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 की यदि मैं बात करूं तो क्या बन जाएगा R अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन Q। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगा तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था का आवश्यक प्रतिबंध, बोर्ड पे हम बहुत बार पूछ चुके हैं, व्हीट स्टोन सेतु के लिए संतुलन की अवस्था का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो संतुलन की अवस्था का प्रतिबंध होता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये हमें सिद्ध करना चाहिए संतुलन की स्थिति में P। अब यदि यहाँ से हमें 3 का मान ज्ञात हो, चौथे का मान ज्ञात करना हो, बड़ी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। चाहे 3 में से चौथे का मान ज्ञात करना हो, चाहे R की ज्ञात करना हो, चाहे P का ज्ञात करना हो, चाहे Q ज्ञात करना हो, चाहे तो S का मान ज्ञात करना हो, किसी का भी मान हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था व्हीट स्टोन सेतु के लिए संतुलन की अवस्था का सूत्र P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इस प्रकार आज के इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं। आज हमने पाठ नंबर 6 शुरू किया है, उम्मीद करते हैं आपको कुछ अच्छा समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, KVL को लगाना उसका आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक में एग्जांपल दिए गए हैं उनको बार-बार कोशिश कीजिएगा, आपको बड़ी ही आसानी से KVL लगाना समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट हेडिंग है व्हीट स्टोन सेतु, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो इसके बाद जो आने वाला भाग है, दूसरा भाग, तीसरा भाग, छठे भाग का, वो भी हमें बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।